I will definitely assure you, if you watch this video one or two times, then there will be no need to learn more about angles. Just have a look. Series part 4, basics of mathematics for all type of competitive exams, whether it is maths olympiad, HTET, CTET, or any clerical based exam, and it is also for those students who want to excel in their studies. Series part 4, topic is classification of angles. Firstly, we will learn what is the definition of angle. What is angle? An angle is defined as a figure. एक एंगल को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ फिगर. एंगल क्या है? एक फिगर है इन विच टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट. इस फिगर में क्या होती है? इस फिगर में दो रेज होती हैं जो किसी कॉमन पॉइंट पे जाकर मीट करती हैं. ओके, एंड द एंगल इज डिनोटेड यूजिंग अ सिंबल दिस. यहाँ पे आपके पास सिंबल गिवन है. जब भी आप एंगल को रिप्रेजेंट करोगे, देन यू हैव टू डिनोट द एंगल बाय यूजिंग दिस सिंबल. यू हैव टू लर्न दिस सिंबल. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय यूजिंग अ फिगर. इस फिगर में क्या है? वी हैव टू रेज. हमने यही बोला था कि हम एंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. एंगल कैन बी डिफाइंड एज अ फिगर. एक फिगर की फॉर्म में हम उसे डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास दो रेज हैं. रे क्या है? एक तो ओ ए है और दूसरी क्या है? ओ बी. ओके, तो फिर ये दोनों की दोनों रेज कहाँ पर जाकर मीट हो रही हैं? एक पॉइंट ओ पे. हमने यही बोला था जहाँ पे दो रेज किसी पॉइंट पर, सिंगल कॉमन पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट हो रही हैं, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलेंगे. तो इस तरीके से जो फिगर फॉर्म होता है उसे हम एंगल बोलते हैं. यहाँ पे जो दोनों रेज हैं उन्हें भी हमने नाम दिया है. जिस पॉइंट पे मीट कर रही है उसे तो हम वर्टेक्स बोलेंगे. और जहाँ से वो स्टार्ट होती है, इनिशियल साइड क्या होती है? बिगनिंग पोजीशन ऑफ द लाइन विच इज़ टू बी रोटेटेड. उस लाइन की बिगनिंग पोजीशन जिसे हमने रोटेट करना है. और टर्मिनल साइड क्या होती है? द फाइनल पोजीशन ऑफ द लाइन विच वाज रोटेटेड. जिस लाइन को हमने रोटेट किया है उसकी जो फाइनल पोजीशन है दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल साइड. और जो बिगनिंग पोजीशन है जहाँ पे हमने उस एंगल को रोटेट करना शुरू किया है, वो वाली जो पोजीशन है दैट इज कॉल्ड द इनिशियल साइड. ओके, तो आपने समझ लिया एंगल क्या होता है. एंगल दो रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उसे वर्टेक्स बोलते हैं. और जिस मतलब वो उतना मेज़रमेंट, वो मेज़रमेंट कि कितना वो रे रोटेट हुई है एक रे से दूसरी रे की तरफ, यानी इनिशियल साइड से या इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन की तरफ जितना वो रोटेट हुई है उसके मेज़रमेंट को हम क्या बोलते हैं? एंगल. ओके, नेक्स्ट इज, अब हम इन सभी चीज़ों को समझ लेते हैं. वर्टेक्स क्या होता है? पॉइंट वेयर द आर्म्स मीट, या फिर जहाँ पे दो रेज जाकर मीट होती हैं. आर्म्स कौन कौन सी थी? एक तो इनिशियल आर्म और एक टर्मिनल आर्म. जहाँ पे दोनों की दोनों आर्म्स जाकर मीट होती हैं दैट इज़ कॉल्ड आर वर्टेक्स. आर्म्स हमें पता है टू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम फॉर्म अ वर्टेक्स. वो दो स्ट्रेट लाइन जिन रेज की हम बात कर रहे हैं, वो दो स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे वो दो स्ट्रेट लाइन क्या थी? ओ ए और ओ बी. जिन दो लाइन सेगमेंट्स की हम, जिन दो रेज की हम बात कर रहे थे, वो दोनों की दोनों आर्म्स हैं, वो दोनों की दोनों स्टेट है. एंगल क्या है? इफ़ अ रे इज़ रोटेटेड, अगर हम एक रे को, यानी जो हम इनिशियल आर्म को या इनिशियल रे को रोटेट कर रहे थे अबाउट इट्स एंड पॉइंट, इट्स एंड पॉइंट की तरफ. एंड पॉइंट क्या था हमारा? वर्टेक्स. जब इस ओ पॉइंट को हम फिक्स करके इस लाइन को, इस रे को, ओ बी को जब हम रोटेट करते हैं, आगे क्या बोल रहा है ये? द मेजर ऑफ इट्स रोटेशन, मेजरमेंट कि कितना वो रे रोटेट हुई है इज कॉल्ड एंगल बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के बीच में जितना भी मेजर ऑफ रोटेशन है, जितना वो रोटेट हुई है, दैट इज़ कॉल्ड आर एंगल. ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल. क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल क्या है? दो तरह के मेन एंगल्स होते हैं. एक तो होता है पॉजिटिव एंगल एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव एंगल. व्हाट इज पॉजिटिव एंगल? इफ़ द एंगल गोज़ इन काउंटर क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होती है कि हम ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसी तरह से होता है ना. यहाँ पे 12, देन 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं देन इट इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. लेकिन अगर इस डायरेक्शन में मूव ना करके जो हमारा एंगल है वो काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज ना घूमकर उसके अपोजिट घूमता है, मतलब इस डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है, देन दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव
पॉजिटिव एंगल। तो जो पॉजिटिव एंगल होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल क्या होता है? इफ़ द एंगल गोज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर जो एंगल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब जिस साइड हमारी क्लॉक मूव करती है, अगर उसी डायरेक्शन में हमारा जो एंगल है वो रोटेट कर रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव एंगल। मतलब अगर मैं इस तरह से एक एंगल बना रही हूँ, इनिशियल लाइन हमारी, इनिशियल आर्म हमारी ये है, उसके बाद मैं रोटेट करके इस तरह से एंगल बनाती हूँ, लेट मी इरेज इट। ओके, अगर ये हमारे पास है, अगर मैं इसे इस तरह से मूव करके ऊपर वाली साइड एंगल बनाती हूँ, तो जो हमारा एंगल होगा वो +30 डिग्री होगा। लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट बनाती हूँ, मतलब नीचे वाली साइड, ये इनिशियल साइड है, मैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, तो जो हमारा एंगल बनेगा वो -30 डिग्री बनेगा। ओके, जब भी हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर डिग्रीज़ का साइन लगाना बहुत 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 मैंडेटरी है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, एंड वी डोंट वांट टू डिडक्ट आवर मार्क्स। तो हमें एंगल जब भी हम लिखते हैं तो डिग्री का साइन सैम्बल यूज़ करना मैंडेटरी है। ओके, पॉजिटिव एंगल आपने समझ लिया। पॉजिटिव एंगल वो होता है जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, और नेगेटिव एंगल वो होता है जो क्लॉक की डायरेक्शन में मूव करता है। Let's study about different types of angle. The first one is null angle. जैसा कि नाम से ही डिस्क्राइब है, मतलब जिसके अंदर नल यानी ज़ीरो इम्प्रूवमेंट हुई है, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हुई है, आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब जिसने अपने आप को बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं किया है, तो मेजर ऑफ रोटेशन क्या है? ज़ीरो। अ ज़ीरो एंगल इज़ एन एंगल दैट मेजर 0 डिग्री, मतलब जिसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है, जो मेज़रमेंट है डिस्प्लेसमेंट का या रोटेशन का वो क्या है? 0 डिग्री। इट इज़ फॉर्म्ड, ये बनता है व्हेन टू लाइंस और सरफेस इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, मतलब यही इसका इनिशियल साइड है और यही इसका टर्मिनल साइड है, मतलब टर्मिनल और इनिशियल जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड नल एंगल और ज़ीरो एंगल। सो देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, नो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दैम, उनके बीच में कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, मतलब उस बच्चे ने कोई एफ़र्ट्स फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद कोई एफ़र्ट्स किए ही नहीं हैं, वो जहाँ पर लास्ट प्रीवियस एग्ज़ाम में था वहीं पर अब है। सो देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, ज़ीरो इम्प्रूवमेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नल एंगल। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम, ये जो क्लॉक है इसका हम एग्ज़ाम्पल हर एंगल में हर एंगल के लिए दे सकते हैं, बिकॉज हम जस्ट टाइम चेंज करेंगे तो फिर एंगल्स के नाम के अकॉर्डिंग वो चेंजेस होते रहेंगे। अगर मैं बोलूँ नल एंगल की, यानी कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो जहाँ पे आर हैंड है वहीं पर मिनट हैंड है, हम किसी को भी इनिशियल पॉइंट मान सकते हैं। इफ़ आई थिंक कि आर हैंड अगर इनिशियल पॉइंट है तो मिनट हैंड भी वही है जो टर्मिनल पॉइंट है, दोनों के दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है। सो इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नल एंगल। द नेक्स्ट वन इज़ एक्यूट एंगल। जैसा कि नाम से ही डिस्क्राइब है, क्यूट एंगल। क्यूट मतलब जो बहुत थोड़ा सा, बहुत प्यार से बोलता है, जो बहुत थोड़ा बोले, प्यार से बोले, बिल्कुल थोड़ा सा माउथ ओपन करके बोले, तो वो कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल। एन एक्यूट एंगल इज़ एन एंगल दैट मेजर्स बिटवीन 0 to 90 डिग्रीज़। 90 डिग्रीज़ यहाँ तक होता, तो 90 डिग्री तक नहीं गया, मतलब यहाँ से लेकर, चाहे मैं यहाँ पे कोई एंगल बना लूँ, चाहे यहाँ बना लूँ, चाहे यहाँ बना लूँ टर्मिनल साइड को, चाहे यहाँ पे बना लूँ, चाहे यहाँ बना लूँ, डिपेंड्स ऑन माय विश, कि अगर इनिशियल साइड से थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है, 90 डिग्री से कम हुआ है, मतलब उसने बोला है थोड़ा सा बोला है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। एन एंगल दैट मेजर्स 0 to 90 डिग्री। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? अ वी शेप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट एंगल, मतलब यहाँ पे वी शेप बना रहा है तो वी शेप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट एंगल। वो वी शेप इतना भी अपना माउथ ओपन कर सकती है, इतना भी, बस 90 डिग्री से कम ओपन करना मैंडेटरी है। बाकी जो थोड़ा अपना माउथ ओपन करे, जो बहुत थोड़ा सा बोले, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। इफ़ वी टेक रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट एंगल, तो फिर वो क्या होंगे? सीजर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट इज़ एक्यूट एंगल, बिकॉज इट इज़ लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट सा है, छोटा सा माउथ ओपन किया है। इफ़ वी टॉक अबाउट द टोंग, जो किचन टोंग होता है, इसके बीच में जो एंगल बनता है, दैट इज़ ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, सो इट इज़ ऑल्सो एक्यूट एंगल।
अगर मैं पिज़्ज़ा की किसी भी डायरेक्शन से यहाँ पे एंगल मेज़र करूँ तो दो साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज़ ऑल्सो एक्यूट एंगल। इसी तरह से चाहे मैं केक की स्लाइस ले लूँ या पेस्ट्री की स्लाइस ले लूँ, बोर्ड के अंदर यहाँ पे जो थ्रेड बंधा हुआ है इसके बीच में भी जो एंगल है दैट इज़ ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री। सो इट इज़ एज इट इज़ लुकिंग वेरी क्यूट, छोटा सा है, सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट एंगल। कोन के बीच में मैं यहाँ पर देख लूँ, इट इज़ ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, छोटा सा है, क्यूट है, सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट एंगल। अगर मैं 2 o'clock टाइम देखूँ तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एज आई सेड यू अर्लियर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि क्लॉक को हम किसी भी एंगल के एग्जांपल में यूज़ कर सकते हैं, बस हमें टाइम ड्यूरेशन को चेंज करना है। जो दो आवर हैंड और मिनट हैंड है उनके बीच के गैप को मेंटेन करना है, गैप को उसे अकॉर्डिंग सेट करना है, तो हम किसी भी एंगल के एग्जांपल में उसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं वाटरमेलन की स्लाइस की बात करूँ तो चाहे यहाँ पे मैं एंगल चेक कर लूँ, चाहे मैं यहाँ पे चेक कर लूँ, चाहे मैं यहाँ पे इन ऑल द 3 डायरेक्शंस जो एंगल होगा वो क्यूट होगा, छोटा सा होगा। इफ़ आई टॉक अबाउट द मिनट वो वेटिंग मशीन, तो यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है दैट इज़ ऑल्सो लेस देन 90, सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट एंगल। द नेक्स्ट वन इज़ राइट एंगल एज डिस्क्राइब बाय द नाइन, मतलब जो बिल्कुल राइट अमाउंट में बोले, ना ज़्यादा बोले ना कम बोले, ना इसने ज़्यादा बोला ना इसने कम बोला, ना इसने ज़्यादा माउथ ओपन किया ना इसने कम माउथ ओपन किया, बिल्कुल राइट अमाउंट में जो अपना माउथ ओपन कर रहा है, तो फिर उससे जो एंगल बनता है तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। अ राइट एंगल इज़ एन एंगल दैट मीजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री, मतलब ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज़्यादा, एग्जैक्ट 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम हाफ रेडियन भी बोलते हैं, बिकॉज 180 डिग्री 1 रेडियन के इक्वल होता है। So half radian is 90 degree and is formed by two lines that are perpendicular to each other. Perpendicular क्या होता है, जो right angle बना रही होती हैं, जो intersect करती हैं इस तरह से कि वो आपस में perpendicular बना रही होती हैं, आपस में एक दूसरे पर perpendicular होती हैं। ओके तो राइट एंगल के बारे में हमने समझ लिया, जो बिल्कुल राइट अमाउंट में अपना माउथ ओपन करे। अगर हम बिल्कुल सही बात बोलते हैं, ना कम बोलते हैं ना ज़्यादा बोलते हैं, एग्जैक्ट 90 डिग्री बिल्कुल डायरेक्ट बात करते हैं, तो उसे ही हम राइट बोलते हैं और उसे ही हम राइट एंगल बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जो ग्रीन बोर्ड है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री का है। इफ़ द टाइम इज़ 3 o'clock, तो उन दोनों के बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज़ ऑल्सो शोज़ राइट एंगल। अगर मैं ट्रैफिक सिग्नल्स की बात करूं, इसकी किसी भी कॉर्नर से हम बात कर सकते हैं, इनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री एंड आई कैन से राइट एंगल। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो इसकी लेंथ और ब्रेथ के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज़ ऑल्सो, डोर की बात करूं, लैपटॉप की बात करूं, विंडोज़ की बात करूं, दैट इज़ नॉट द एग्जाम्पल। अगर मैं ये टेनिस टेबल की बात करूं तो जितने भी एंगल्स बनते हैं कॉर्नर्स पे, वर्टिसेस पे, तो फिर वो क्या होंगे, हमारे राइट एंगल। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटा होना, मतलब जो राइट अमाउंट से, मतलब ये तो होता है बिल्कुल राइट, ना वो बंदा ज़्यादा पतला है ना ही वो ज़्यादा मोटा है, बिल्कुल राइट अमाउंट में। ऐसा नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो बंदा है वो जितना राइट अमाउंट में उसको होना चाहिए, जितना साइज़ उसका होना चाहिए उससे ज़्यादा मोटा है, दैट इज़ ही इज़ ओबेस, ओबेसिटी का शिकार है वो। तो फिर वो कौन सा एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत तो सिर्फ इतनी है राइट अमाउंट में बोलने की, लेकिन वो ज़्यादा बोल रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार है, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। एन ऑब्ट्यूज एंगल इज़ एन एंगल दैट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, बट इट इज़ लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ पे होगा जब वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ये 180 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब 90 से लेकर 180 के बीच में, मतलब इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं है, मतलब राइट अमाउंट से हल्का सा ज़्यादा है। तो वो चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो,
और यहाँ पे भी हो सकता है। बस 90 से लेकर अगर वो 180 डिग्रीज़ के बीच में लाई करता है तो हम उस एंगल को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज़ एंगल बोलेंगे। तो ऑब्ट्यूज़ को हम कैसे लर्न करेंगे? ऑब्वेसिटी से, मतलब जो अपनी मतलब जो बॉडी साइज़ है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है। मतलब बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं है कि गिर ही जाए, बिल्कुल फ्लैट हो जाए, इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं है, बस राइट अमाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज़ एंगल। इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्ट्यूज़ एंगल तो हम क्या लिख सकते हैं? जैसे स्टॉप का साइन है, तो यहाँ पे अगर मैं इतना बोलूँ, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा बन जाता है तो फिर वो 90 से ज़्यादा हो जाता है, बट 180 से कम हो जाता है। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज़ एंगल। अगर मैं एंगल की बात करूँ तो इधर और इधर जो एंगल्स बन रहे हैं वो छोटे छोटे हैं, मतलब क्यूट से हैं, तो ये दोनों तो हैं एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, तो ये कौन सा एंगल हो गया? जो ओबेसिटी का शिकार है, जो बहुत ज़्यादा मोटा है, जो फैला हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? ऑब्ट्यूज़ एंगल। इसी तरह से अगर मैं इस फ़ैन की बात करूँ तो ये भी 90 डिग्री से बड़ा है, सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्ट्यूज़ एंगल। इन एग्जाम्पल्स को हम लर्न ज़रूर करेंगे, बिकॉज़ इंटरव्यूज़ में या वैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर MCQs हैं तब भी आ सकता है, या वैसे भी दूसरे एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्ट्यूज़ एंगल, गिव 4 रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ राइट एंगल। सो यू हैव टू पुट दीज इमेजेस इन योर माइंड, ताकि आपके माइंड में एंगल्स की क्लैरिफिकेशन भी हो सके। इट इज़ वेरी गुड फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द एंगल्स। अगर आप रियल लाइफ इमेजेस को अपने माइंड में रखेंगे तो फिर आपको एंगल्स को समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट द क्लॉक, आवर हैंड इज़ एट 4 एंड द मिनट हैंड इज़ एट 12। तो इस केस में भी जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा है, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्ट्यूज़ एंगल। अगर मैं हट की इस वाली साइड की बात करूँ तो ये भी ऑब्ट्यूज़ है और ये भी ऑब्ट्यूज़ है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिस कॉर्नर तो यहाँ पे 90 डिग्री का राइट एंगल बन रहा है। दिस इज़ नॉट द राइट एग्जाम्पल। Let's move on to the next angle, that is state angle. A state angle is an angle that measures exactly 180 degree. मतलब पहले हम बात कर चुके हैं क्यूट, अक्यूट मतलब बहुत क्यूट यानी छोटा सा। उसके बाद हमने बात की राइट, जो बिल्कुल राइट अमाउंट में बोलता है, यानी 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद हमने बात की ऑब्ट्यूज़, मतलब जो ओबेसिटी का शिकार है और जो 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं है, मतलब अपनी बॉडी स्ट्रक्चर जो उसका वेट होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा, 180 से कम। स्ट्रेट एंगल तो वो हो गया बिल्कुल ही, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेट, बिल्कुल सांप की तरह। ऐसे आप सांप भी लर्न कर सकते हो, ऐसे आप इतना ज़्यादा मोटा, मतलब वो लेट ही गया है, इतना ज़्यादा हैवी हो चुका है दैट ही इज़ नॉट इवन एबल टू वॉक। तो आप उसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो। स्ट्रेट लाइन से भी आप समझ सकते हो। अ स्ट्रेट एंगल इज़ एन एंगल दैट मीजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री, जो 180 डिग्री का एंगल बनाता है एंड फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, जो बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब ये है इसकी इनिशियल लाइन एंड दिस इज़ द टर्मिनल लाइन। लाइन ये रही है, so I have to say this is the initial arm and this is the terminal arm. Okay. So the two rays that form straight angle have their end point in opposite direction. इसका end point यहाँ पे इनिशियल साइड की अगर मैं बात करूँ तो इसका एंड पॉइंट यहाँ पे है, और अगर मैं टर्मिनल साइड की बात करूँ तो इसका एंड पॉइंट यहाँ पे है। तो इन दोनों के एंड पॉइंट कहाँ हैं? बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्ट्रेट एंगल को हम समझ चुके हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, जो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। इसके दोनों के दोनों एंड पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में हैं। वैसे लर्न करने की ज़रूरत है नहीं, अपने आप अंडरस्टैंडिंग है। इफ़ यू टॉक अबाउट द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो प्रोटेक्टर के अंदर जो बिल्कुल बेस वाली लाइन होती है, दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट एंगल। अगर मैं 6 o'clock टाइम बोलूँ, आवर हैंड और मिनट हैंड बिल्कुल इनके जो एंड पॉइंट है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट एंगल। अगर मैं रोड की बात करूँ, ये भी बिल्कुल सीधा जाता है, सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट एंगल। अगर मैं पिच की बात करूँ, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट एंगल।
लेट्स मूव ऑन टू द रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स मतलब जो बिल्कुल रिलैक्स की पोजीशन में, रिलैक्सेशन की पोजीशन में है, मतलब ऐसे लेटकर बिल्कुल पीछे जाकर आराम से रिलैक्स कर रहा है। तो अ रिफ्लेक्स एंगल इज़ एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन, मतलब स्ट्रेट लेटने की बजाय वो बिल्कुल हेड को डाउन करके आराम से रिलैक्स की पोजीशन में है, 180 डिग्री से ज़्यादा, बट 360 डिग्री से लेस, 180 डिग्री से मोर। ओके, तो जो बिल्कुल रिलैक्स की पोजीशन में है, स्ट्रेट एंगल नहीं है, मतलब बिल्कुल सीधा नहीं लेटा हुआ है, आराम से अपने हेड को नीचे करके रिलैक्स की पोजीशन में, रिलैक्सेशन पोजीशन में बैठा है, तो उसे हम पोजीशन में बैठा, तो जो वो एंगल बना रहा है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। इट इज़ लोकेटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। एक्यूट एंगल कहाँ पे बनता है? इफ़ आई टॉक अबाउट एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल तो यहाँ पे बनेगा, दैट इज़ 90 डिग्री से लेस। राइट एंगल कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट। ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ बनेगा? 90 डिग्री से ग्रेटर। तो इसने क्या बोला? इट इज़ लोकेटेड ऑन द अपोजिट साइड, बिल्कुल अपोजिट साइड में है, ये अपवर्ड्स है और ये डाउनवर्ड्स है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ एनी एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। ओके, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। अगर मैं कंपस की बात करूँ, अगर मैं कंपस की इनर साइड की बात करूँ, तो जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है? छोटा सा, क्यूट सा, प्यारा सा एक्यूट एंगल। ओके, लेकिन अगर मैं बाहर वाली साइड की बात करूँ, तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल, जो अपने आप को रिलैक्स फील करवा रहा है। अगर मैं क्लॉक का एग्जाम्पल लूँ, तो टाइम कितना हुआ है? दैट इज़ 4:40। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जैक्ट टाइम लें, 4 o'clock लें, 8 o'clock लें। अगर मैं 8 o'clock भी लेती, तो जो एंगल यहाँ पे बनता, तो ये वाला जो एंगल है ये रिफ्लेक्स होता, और जो अंदर बन रहा है वो कौन सा होता? दैट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो हमें समझ के करना है, ध्यान से देखकर करना है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मैं डायरेक्ट बोल देती तो मैं एक्यूट भी बोल सकती थी, लेकिन मुझे ध्यान से देखना है कि वो 90 से छोटा नहीं, 90 से बड़ा था। ओके, तो हमें ध्यान से देखना है। अब हमें यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है दैट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्स एंगल। स्टेयर्स से नीचे की बात करूँ तो ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल क्यों है? बिकॉज 90 डिग्री का एंगल तो यहाँ तक ही बन जाता, ये था 90 डिग्री का एंगल, लेकिन ये 90 से ग्रेटर है, सो दैट इज़ ऑब्ट्यूज, क्योंकि ये ओबेसिटी का शिकार है। एंड दिस इज़ रिफ्लेक्स एंगल, बिल्कुल रिलैक्स की पोजीशन में। अगर मैं अंदर वाली साइड की बात करूँ तो इट इज़ मतलब अप्रॉक्सीमेट राइट एंगल, या फिर मैं ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर सकती हूँ, लेकिन बाहर क्या बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ कंप्लीट और फुल एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब ये तो बिल्कुल संपूर्ण हो चुका है, इसने जहाँ से स्टार्ट किया था वो पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करके बिल्कुल अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुँच चुका है। सेम इमेज बनती है, सेम फिगर फॉर्म होता है इफ़ वी टॉक अबाउट द नल एंगल। लेकिन नल एंगल में क्या होता है? कोई भी डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं होती। नल एंगल में आपके सामने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई होती। लेकिन कंप्लीट एंगल या फुल एंगल की बात करें तो वो जो इनिशियल साइड है, इनिशियल आर्म है, वो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अपना अपना पूरा रास्ता कवर करके उसके बाद इनिशियल साइड पर वापस आती है, यानी इनिशियल और टर्मिनल दोनों के दोनों आपस में मीट करती हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट और फुल एंगल। अ कंप्लीट एंगल इज़ एन एंगल अ कंप्लीट एंगल इज़ एन एंगल दैट मेजर्स 360 डिग्री, जो पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फुल एंगल। फुल टर्न मतलब पूरा का पूरा चक्कर, या फिर आई कैन से राउंड एंगल, अब ये राउंड भी है। और पैरिजन, ये आपको ध्यान से वर्ड लर्न करना है, ये हमने फर्स्ट टाइम रीड किया, दैट इज़ पैरिजन। कि कंप्लीट एंगल को हम पैरिजन भी बोलते हैं, मतलब परिंदा अपने घोंसले से उड़कर वापस अपने घोंसले के अंदर वापस आ गया। पीजन, कबूतर, पैरिजन, यू कैन लर्न लाइक दिस। इट फॉर्म्स अ सर्कल, ये एक सर्कल बनाता है अराउंड पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड एक सर्कल बना रहा है, ये भी हमें दिख रहा है। एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन, ये पूरा का पूरा चक्कर लगा रहा है। ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो आप इस स्विंग की भी बात कर सकते हो, जो इलेक्ट्रॉनिक स्विंग है।
आप बहुत लोग इसके ऊपर बैठे भी होंगे। और यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ टायर, ये भी पूरा रिवोल्यूशन कवर करता है। अगर आप 12 बजे की बात करें, मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से राउंड लगाकर फिर वापस आया, ओके। तो फिर इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फुल और कंप्लीट एंगल। व्यूइंग दिस इमेज वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो छोटा सा क्यूट सा होता है। राइट एंगल मतलब जो बिल्कुल राइट अमाउंट में बोलता है। ऑब्ट्यूज मतलब जो ओबेसिटी का शिकार होता है, मतलब 90 एग्जैक्ट जितनी अमाउंट होनी चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच में होता है। उसके बाद स्ट्रेट एंगल मतलब जो बिल्कुल सांप की तरह सीधा लेटा हुआ होता है। रिफ्लेक्स एंगल जो रिलैक्स की पोजीशन में है, ये इसका अपर बॉडी पार्ट है और इसका लोअर आराम से रिलैक्स की पोजीशन में बैठा है। एंड फुल रोटेशन क्या होता है, पूरा का पूरा पिज़्ज़ा। और अगर मैं पॉजिटिव एंगल की बात करूं तो जो एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है, मतलब ऊपर की साइड बनता है। और नेगेटिव एंगल की बात करूं वो वाला पिज़्ज़ा जो नीचे वाली साइड बनता है। तो एक्यूट एंगल है छोटा सा क्यूट सा पिज़्ज़ा जिसे छोटे से क्यूट से बच्चे खाते हैं। राइट एंगल है बिल्कुल राइट अमाउंट में पिज़्ज़ा, मतलब इक्वल 4 पीसेस कर लिए। ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब जो ओबेस लोग हैं वो इसे खाएंगे, बिकॉज़ वो मोटे हैं, ओबेसिटी उन्हें ऑलरेडी है तो वो ज़्यादा खा के ही ओबेसिटी आती है ना। स्ट्रेट एंगल की बात करूँ, जो बिल्कुल हाफ स्ट्रेट बात करते हैं, हाफ आप खाओ हाफ मैं हाफ मैं खाऊंगा। रिफ्लेक्स एंगल मतलब जो रिलैक्स करते हुए आधे से ज़्यादा पिज़्ज़ा खा लेते हैं। फुल रोटेशन एंगल मतलब जो पूरा का पूरा फुल पिज़्ज़ा खा जाते हैं। पॉजिटिव एंगल मतलब जो पॉजिटिवली चलते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर तक हमें पिज़्ज़ा खाना है। नेगेटिव जो हमेशा गलत उल्टी बात करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक खाऊंगा मैं, ओके। तो नेक्स्ट वन इज़ पेयर ऑफ एंगल्स। पहले हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन से होते हैं, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, फुल, नल, ये सब। अब हम पेयर्स में एंगल्स की बात करेंगे, मतलब जो जोड़ों में होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर आप बिल्कुल राइट अमाउंट में काम कर रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हो, ना थोड़ा सा कम जितनी ज़रूरत है ना उससे ज़्यादा, बिल्कुल एग्जैक्ट राइट अमाउंट में काम कर रहे हो, तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। एक एंगल के साथ दूसरा एंगल फ्री, मतलब जिसमें दोनों के दोनों एंगल्स ए और बी का सम कितना होगा, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर आप बिल्कुल राइट अमाउंट में काम कर रहे हो, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री का क्या होता है, राइट एंगल। तो अगर आप बिल्कुल राइट अमाउंट में काम कर रहे हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट में एक एंगल के साथ दूसरा एंगल फ्री मिलने वाला है, यानी ए प्लस बी 90 डिग्री होने वाला है, ओके। सो इफ़ द सम ऑफ द एंगल इज़ इक्वल टू 90, मतलब अगर दोनों के दोनों एंगल्स का सम 90 है, देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। द नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री, मतलब सांप की तरह बिल्कुल सीधा, ऐसे लर्न कर सकते हो। एस फॉर स्ट्रेट लर्न कर सकते हो, एस फॉर सांप। सप्लीमेंट्री सबसे आप सांप लर्न कर सकते हो जो सांप की तरह बिल्कुल सीधा होता है। तो वो एंगल्स मतलब जो सांप की तरह बिल्कुल सीधा पेयर बनाते हैं अपना, कि मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। सांप की तरह स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्रीज़ का होता है, 180 डिग्री का। तो फिर इन दोनों एंगल्स का सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री, ओके। तो सप्लीमेंट्री भी हो गया सांप की तरह, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कि बिल्कुल आप एग्जैक्ट परफेक्ट अमाउंट में काम कर रहे हो, 90 डिग्री, ना थोड़ा सा कम ना थोड़ा ज़्यादा। तो a प्लस बी का सम कितना होने वाला है, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री में सांप की तरह बिल्कुल स्ट्रेट, तो इन दोनों का सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री। तो ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ द टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री। अगर दोनों के दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो फिर हम क्या बोलेंगे, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। द नेक्स्ट वन इज़ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बिल्कुल सप्लीमेंट्री एंगल की तरह है। बाय लीनियर पेयर ये तो क्लियर है कि वो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद व्हेन द नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली, क्योंकि ये वाली आर्म तो कॉमन है, इस वाले एंगल को भी टच कर रही है और इस वाले एंगल को भी टच कर रही है। तो इफ़ आई रिपीट, नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, बिकॉज़ ये वाली जो आर्म है ये इस वाले एंगल को भी टच करने वाली है, इस वाले एंगल को भी टच करने वाली है और इस वाले एंगल को भी टच करने वाली है, ये वाली। ये तो एक कॉमन आर्म हो गई। नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, दिस वन एंड दिस वन। व्हेन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स
आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरी इस डायरेक्शन में है, देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों एक ही बात है, या स्टेट एंगल भी आप लो, मतलब इन तीनों में एक ही बात आती है कि इनका सम 180 डिग्री आएगा या टोटल 180 डिग्री होता है। तो लीनियर पेयर में भी हम यही कहेंगे कि a प्लस बी 180 डिग्री है, या वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है। तो लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री। क्लियर? सिर्फ आपको इतना समझना है कि स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री, लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री। लीनियर पेयर मतलब वो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होने वाला है, वो लीनियर पेयर कहलाएंगे। इफ़ द सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज़ 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। नेक्स्ट है एडजेसेंट, मतलब ऐड होकर एक जैसे बन जाते हैं। ऐड होने के लिए साथ में आना ज़रूरी है, तो जो दोनों एक दूसरे को टच हो रहे होते हैं उनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ऐड होकर जेसेंट, एक जैसे लग जाते हैं, एक जैसा एक्सेंट हो जाता है, ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो। ऐड होकर एक जैसा एक्सेंट बन जाता है। तो फिर क्या कह रहा है ये? व्हेन टू एंगल्स आर कनेक्टेड विद वन कॉमन आर्म। कॉमन आर्म क्या है इसके अंदर? ये वाली। व्हेन टू एंगल्स क्या है? ए और सी आर कनेक्टेड विद वन कॉमन आर्म है ये वाली, ठीक है। दिस वन इज द कॉमन आर्म, दिस वन इज द कॉमन आर्म। व्हेन टू एंगल्स आर कनेक्टेड, टू एंगल्स कौन से हैं? ए और सी आर कनेक्टेड विद दिस कॉमन आर्म एंड हैव वन कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स भी है यहाँ पे। एंड ऑल्सो द नॉन कॉमन आर्म्स आर ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इसकी नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं? एक ये वाली, एक ये वाली, तो इधर साइड में ही है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, ओके। तो फिर इसने क्या बोला? व्हेन टू एंगल्स आर कनेक्टेड विद वन कॉमन आर्म ये रही, दो एंगल्स ये रहे ए और बी, सॉरी ए और सी, एंड द नॉन कॉमन आर्म आर ऑन ईदर साइड, एक साइड ये रही और एक साइड ये रही, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, देन दे आर कॉल्ड एडजेसेंट। इसमें आपको डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इस तरह से लर्न कर लीजिए। मतलब जो दो एंगल ऐड होकर बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल इसके साथ, मतलब साथ में लग जाते हैं, ऐड हो रहे हैं मतलब साथ में लग रहे हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल जिसके अंदर एक कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन आर्म, और जो दो नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मेन इसमें तीन बातें हैं, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन कहाँ है हिज कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, और जो नॉन कॉमन आर्म होगी वो इसकी ईदर साइड में होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो तीन बातें याद करनी है एडजेसेंट में। एक तो इसमें कॉमन आर्म होगी, कॉमन वर्टेक्स होगा, और जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तीन बातें लर्न कर ली, एडजेसेंट हमें समझ में आ गया। एडजेसेंट मतलब ऐड होकर एक जैसे हो जाते हैं, मतलब जिसमें ऐड करने का क्या है? कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म। द नेक्स्ट वन इज़ वर्टिकल एंगल। वर्टिकल मतलब खड़े हुए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या है? वर्टिकल। अगर मैं इन दोनों एंगल्स की बात करूँ तो ये भी वर्टिकल एंगल ही है। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं एट अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पर, ये रहा पॉइंट, ठीक है। देन द एंगल फॉर्म्ड ऑन ईदर साइड मतलब इस साइड और इस साइड, दोनों अपोजिट साइड में हो, तो कॉमन वर्टेक्स ही इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर मैं एंगल ए और बी की बात करूं तो ये दोनों कौन से एंगल हैं? वर्टिकल एंगल। इसी तरह से अगर मैं इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की बात करूं तो ये भी वर्टिकल एंगल हैं, बिकॉज ये कॉमन वर्टेक्स के अपोजिट साइड में, ईदर साइड में है। क्लियर? नेक्स्ट है एंगल फॉर्म्ड बाय द ट्रांवर्सल लाइन। ये अलग तरीके की एंगल्स हैं जो ट्रांवर्सल लाइन क्या होती है? कोई भी लाइन जो दो लाइनों को, दो या दो से ज़्यादा भी लाइनें हो सकती है, दो या दो से ज़्यादा लाइनों को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स, एक लाइन जो इंटरसेक्ट करती है दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को एट डिफरेंट पॉइंट, ये इस पॉइंट पे कर रही है, इस पॉइंट पे कर रही है, इस पॉइंट पे कर रही है, इज़ कॉल्ड अ ट्रावर्सल। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? ट्रावर्सल लाइन है। देयरफॉर दे आर एंगल्स फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ये वाला।
ये वाला और ये वाला, ये रहा और ये रहा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस पॉइंट पे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब समझते हैं ये कौन से एंगल है। सबसे पहले इंटीरियर, नाम से ही क्लियर है, जो अंदर वाली साइड होता है। ये अंदर वाली साइड जो एंगल बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एंगल 3, 4, 5, 6 ये क्या है, इंटीरियर एंगल। ओके, एंगल 3, 4, 5, 6 क्योंकि अंदर वाली साइड बन रहे हैं तो ये कौन से एंगल हैं, इंटीरियर एंगल। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाली साइड। तो जो बाहर वाली साइड बनते हैं, ये वाला एंगल भी बाहर वाली साइड पर। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो ये अंदर है क्योंकि ये दो लाइंस के बीच में है। तो अगर इस साइड कोई एंगल बनता है तो वो इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बाहर वाली साइड की, एक्सटीरियर मतलब ये बाहर वाली साइड की, तो वो जो एंगल्स बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8 क्या है, एक्सटीरियर एंगल। हमने क्या देखा, जो अंदर वाली साइड एंगल बनते हैं उनको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और जो बाहर वाली साइड बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद है ऑल्टरनेट, मतलब हम बोलेंगे कि तू अगर लेफ़्ट साइड में जा रहा है तो हम राइट में चले जाते हैं, मतलब ऑल्टर करेंगे एक दूसरे का, ऑल्टरनेट, या तो लेफ़्ट में जाओ या राइट में जाओ, यही होता है ना ऑल्टरनेट। तो ये क्या कह रहा है, या तो मैं लेफ़्ट में जाऊंगा एंगल 3, या मैं राइट में जाऊंगा। तो एंगल 3 और एंगल 6 क्या हैं आपस में बराबर, एंगल 3 और 6 क्या हैं आपस में बराबर, क्योंकि वो ऑल्टरनेट कर रहे हैं, या तो लेफ़्ट या वो राइट। तो चॉइस क्या है, ऑल्टरनेट है। उसके बाद अगर मैं ये बोलेगा या तो मैं राइट साइड में जाऊंगा या मैं लेफ़्ट साइड में जाऊंगा, मतलब एंगल 4 और एंगल 5 आपस में क्या है, बराबर। ओके, आगे बात समझ में। तो ऑल्टरनेट में क्या है, या तो हम लेफ़्ट चुनेंगे या हम राइट चुनेंगे, या तो हम लेफ़्ट में एंगल की बात करेंगे या हम राइट में एंगल की बात करेंगे। क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा है तो हम अंदर वाली साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटीरियर, सबसे पहले इसने बोला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटीरियर एंगल कौन से हैं, जो अंदर वाली साइड बनते हैं वो इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। उसके बाद इसने बोला ऑल्टरनेट, तो ऑल्टरनेट मतलब एक लेफ़्ट साइड वाला ले लिया तो एक राइट साइड वाला ले लिया, यानी एंगल 3 और 6 ले लिए। उसके बाद या तो एंगल राइट साइड वाला ले लिया या लेफ़्ट साइड वाला ले लिया, यानी 4 और 5। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सबसे पहले एक्सटीरियर मतलब बाहर वाली साइड कौन सा एंगल है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे जितने भी एंगल्स बनेंगे वो बाहर वाली साइड बनेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, ऑल्टरनेट, या तो हम लेफ़्ट साइड वाला एंगल लेंगे या हम राइट साइड वाला एंगल लेंगे, यानी एंगल 1 और 8 क्या है बराबर, एंगल 1 और 8 क्या है बराबर। तो इसी तरह से ऑल्टरनेट साइड वाला, या तो हम लेफ़्ट साइड वाला लेंगे या हम राइट साइड वाला लेंगे। तो एंगल 7 और 2 क्या है आपस में बराबर। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कॉरस्पॉन्ड मतलब सेम पॉन्ड में जाकर कोर्स करना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सेम कोर्स में जाकर पॉन्ड करना, सेम पॉन्ड में जाकर कोर्स करना, आप ऐसे लर्न कर लीजिए। मतलब अगर 1 हाई लेवल का कोर्स करेगा तो ये कहेगा मैं भी लेफ़्ट साइड में ही जाकर हाई लेवल का कोर्स करने वाला हूँ। एंगल 1 और 5 क्या हो गए आपस में बराबर। उसके बाद ये कह रहा है कि एंगल 2 अगर राइट साइड में हाई लेवल का कोर्स करेगा तो ये कहता है कि मैं भी, 6 वाला भी कहता है कि मैं भी राइट साइड में जाकर हाई लेवल का कोर्स करूँगा। ओके, और उससे अगला क्या है, ये कह रहा है
कि एंगल 3 मैं लो लेवल का कोर्स करूँगा, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो ये भी इसकी कॉपी करता है। ये भी कह रहा है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे कोर्स करूँगा जहाँ पे मैं नीचे गिरता जाऊँगा। जैसे 3 नीचे गिर रहा है वैसे 7 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये दोनों कह रहे हैं कि अगर एंगल 3 लेफ़्ट साइड में डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाकर मतलब छोटे वाला कोर्स कर रहा है, देन 7 एंगल 7 विल डू द सेम, वो भी लेफ़्ट साइड में ही जाकर डाउनवर्ड्स लेवल का कोर्स करने वाला है। ओके, अगर मैं इससे नेक्स्ट की बात करूं तो उसमें भी यही है कि अगर बोल रहा है एंगल 4 कि मैं राइट साइड में जाकर डाउनवर्ड्स जाकर कोई कोर्स करूँगा मैं, या लो लेवल का कोर्स करूँगा, सेम बात एंगल 8 भी कह रहा है कि मैं डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाकर लो लेवल का कोर्स करूँगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग हो गया कि सेम पॉइंट में जाकर कोर्स करना। कि अगर ये अप लेवल का करेगा तो ये भी अपवर्ड्स लेवल का करेगा, हाई लेवल का करेगा। अगर एंगल 2 हाई लेवल का करेगा राइट डायरेक्शन में, तो एंगल 6 भी राइट डायरेक्शन में जाकर हाई लेवल का कोर्स करेगा। अगर एंगल 3 मतलब एस कोई पॉइंट में जाके गिरने वाला है, तो फिर 7 भी कहेगा मैं भी पॉइंट में जाके छलांग मारूंगा। इसी तरह से अगर एंगल 4 कहता है कि मैं राइट साइड में जाकर छलांग लगाने वाला हूँ, तो फिर एंगल 8 भी वही वाली बात कह रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सेम पॉइंट में जाकर कोर्स करना। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांवर्सल। इंटीरियर एंगल हमें पता है जो अंदर वाली साइड बनते हैं उन्हें हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब इसने पहले हमने किए थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट मतलब अगर एक बच्चा लेफ़्ट साइड को सेलेक्ट कर रहा है तो फिर दूसरा राइट साइड को सेलेक्ट करेगा। लेकिन इसने क्या बोला है कि ट्रांवर्सल की सेम साइड में, मतलब अगर ट्रांवर्सल के लेफ़्ट साइड में ले रही हूँ तो फिर इंटीरियर एंगल कौन से आएंगे, एंगल 3 और एंगल 5। तो इन दोनों का सम कितना आने वाला है 180 डिग्री। ये दोनों आपस में लीनियर पेयर बनने वाले हैं। इसी तरह से अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो एंगल 4 और 6 ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इंटीरियर हैं, तो ये दोनों भी जाकर लीनियर पेयर ही बनाएंगे। If you like this video, then please like, share and subscribe our channel so that we can bring more